अगला टॉपिक है कोलेजियम सिस्टम। ये कोलेजियम सिस्टम का जो है डायरेक्ट रिलेशन है डेमोक्रेसी से, ठीक है। और कोलेजियम सिस्टम का एक और डायरेक्ट रिलेशन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी से। और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो क्या होगा, तो हमें पता है हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये इंडिपेंडेंस किस सेंस में कह रहे हैं ना, जजेस के अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है। यानी कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका इन्वॉल्वमेंट ना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी माइट गेट हैम्पर्ड। इसीलिए कोलेजियम सिस्टम बनाई गई जिसके तहत चीफ जस्टिस के साथ सीनियर मोस्ट जजेस मिल करके नाम सजेस्ट करते हैं टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट आगे चल के जजेस को अपॉइंट करते हैं ऑफिशियली, उन्हीं रिकमेंडेशन नामों में से कोई एक, अपने मर्जी से नहीं। एंड दिस इज हाउ द सिस्टम इज वर्किंग प्रीटी वेल, ठीक है। अभी इशू क्या है, न्यूज में क्या है? न्यूज में यह है कि सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट to clarify on the status of 55 recommendations made by the collegium for the judicial appointments to various high courts। यानी कि बहुत सारे हाई कोर्ट में जजेस की वैकेंसी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 55 नाम रेकमेंड कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 55 नामों के साथ कुछ कर नहीं रही है। उस 55 नाम के रिकमेंडेशन का क्या हुआ ये सेंट्रल गवर्नमेंट बता नहीं रही है। तो उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो है क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। आगे न्यूज में यह भी है कि देयर आर 44 ऑफ द पेंडिंग रिकमेंडेशंस वर मेड टू फिल वैकेंसीज। ये जो आउट ऑफ 55 44 वर मेड टू फिल द वैकेंसीज। कौन कौन से कोर्ट में वैकेंसी है? कैलकाटा हाईकोर्ट में वैकेंसी है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वैकेंसी है, गुवाहाटी हाईकोर्ट में वैकेंसी है, पंजाब हाईकोर्ट में वैकेंसी है और राजस्थान हाईकोर्ट में वैकेंसी है, ठीक है। अभी अगर वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी अगर जजेस की बढ़ेगी तो नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है सोशल जस्टिस, नुकसान हो रहा है एक्सेस टू जस्टिस। जजेस ही नहीं है, केसेस डिसाइड नहीं हो रहे हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी के वजह से पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी की वजह से सजा लेट मिलती है या मिलती नहीं है, तो क्रिमिनल्स जो हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है, क्रिमिनल्स अपना काम करे जा रहे हैं अच्छे खासे स्पीड में। सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। However, these recommendations have been pending with the government for over 7 months। 7 महीने से पड़ा हुआ है और कुछ कुछ तो 1 साल तक हो गया है। The remaining 10 names pending with the government despite their reiteration by the collegium। 10 नाम कोलेजियम ने रिपीट किया है बावजूद उसके पड़ा हुआ है, ठीक है। यही चीज हम लोग को जो है समझनी चाहिए। अब ये न्यूज है, क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है? उससे पहले कि क्वेश्चन पूछा, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूं। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है। हाई कोर्ट्स विथ हाईएस्ट वैकेंसीज, कौन सी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में जहां मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, और कौन से ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां पे सबसे कम वैकेंसी है? इसका रिलेशन डायरेक्टली जजमेंट्स पे पड़ता है। अगर हाईएस्ट वैकेंसी है तो बहुत ज्यादा खाली जगह है, तो वहां पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग होंगे, और जहां लोएस्ट वैकेंसी है वो कायदे से वहां केसेस कम पेंडिंग होने चाहिए। तो सबसे पहला जो हाईएस्ट वैकेंसी है जजेस की हाई कोर्ट में वो है पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट विथ 60% वैकेंसी। देन कैलकाटा हाईकोर्ट with 55%, राजस्थान 54%, मध्य प्रदेश 49% एंड आंध्र प्रदेश इज 48%। लोएस्ट में आ जाओ, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम, तीनों में वैकेंसी नहीं है, 000। दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग। केरला में इट इज 14 और 15, गुवाहाटी में इट इज 16.7। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब अगर हम लोग कोलेजियम सिस्टम को समझना चाहते हैं, जिन जिन लोगों का पॉलिटी में नहीं हुआ है ये पार्ट, फॉर देम इट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट एरिया। हमें पता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो वो सरकार के, गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम को रोक सकती है अगर उनके एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव काम डायरेक्टली अपोजिट टू फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ है। तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है या तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ है, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो सरकार के एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन को रोक सकती है। इन अदर वर्ड्स, जुडिशरी एकमात्र बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जिंदा रखती है। तो इसीलिए बहुत कायदे से सोच समझ करके जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या सिस्टम है। द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 124 states that the president shall make the Supreme Court judges appointments, president करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and other Supreme Court and High Court judges as he considered necessary।
द हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217 should be consulted with the Chief Justice of India, governor of that particular state जहां का हाई कोर्ट हो रहा है, and the Chief Justice of the High Court of that concerned state. ये कॉम्पोजिशन पे एमसीक्यू आ सकता है, इस कॉम्पोजिशन पे एमसीक्यू आ सकता है. अब नेक्स्ट आता है कोलेजियम सिस्टम. कोलेजियम सिस्टम जो है ना, ये इसको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग. तीन केसेस कहते हैं, जजेस केस 1, जजेस केस 2 एंड जजेस केस 3. जो फर्स्ट जजेस केस है दैट इज हैपेंड दैट टुक प्लेस इन 1981, जिस केस का नाम है एसपी गुप्ता केस. इस केस में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजन, देयरबाय गिविंग ग्रेटर से टू द एग्जीक्यूटिव. जब शुरुआत में ये कोलेजियम सिस्टम बनने वाला था तो ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करेंगे, और प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि उस नाम को खारिज कर दे, यानी कि एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर दिया गया है. दूसरा, सेकंड जजेस केस 1993 में होती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस. इसमें यह कहा गया कि सिर्फ चीफ जस्टिस अकेले डिसीजन नहीं लेगा. अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ही विल हैव टू कंसल्ट, द चीफ जस्टिस विल हैव टू कंसल्ट टू अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तभी वो अपॉइंटमेंट्स के लिए नाम रेफर कर सकता है या ट्रांसफर के लिए नाम रेफर कर सकता है. लेकिन एन ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑन द अपॉइंटमेंट, कोलेजियम मे और मे नॉट चेंज देयर रिकमेंडेशन व्हिच इज बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव. पहली बार जुडिशियरी का जो कोलेजियम का डिसीजन है वो एग्जीक्यूटिव पे बाइंडिंग कराया गया. इससे पहले तक जुडिशियरी के ऊपर कोई, जुडिशियरी का जो कोलेजियम का जो जजमेंट आता है या कोलेजियम की जो रिकमेंडेशन आती है वो सिर्फ रिकमेंडेशन थी, लेकिन अब ये बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव है. और कब ये बाइंडिंग हुई? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दो सीनियर मोस्ट जजेस से बात करनी पड़ेगी, अकेले से नहीं करेगा वो. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड जजेस केस 1998 में हुआ, जहां पे ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट नॉट 1 नॉट 2 बट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर. मतलब अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया गया कि आपको बात जो करना है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से नहीं बल्कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस से. और यहां पे जो कंसल्टेशन की बात हो रही है, कंसल्टेशन मतलब कॉन्करेंस. ठीक है, बात करना पड़ेगा, बिना बात किए आप नहीं कर सकते. और सलाह मशवरा करने के बाद जो भी नाम प्रेसिडेंट के पास जाएगा दैट इज बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव. तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जीरो करने के लिए यह तरीका अपनाया गया. लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ हैं. जैसे एक वैलिड पॉइंट यह है कि जजेस लोग खुद ही अपना अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ ए वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल. दूसरा, जुडिशियरी कहता है कि मैं खुद ही अपना जजेस को अपॉइंटमेंट करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि जुडिशियरी इज ब्रेकिंग द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस. अगर वो खुद ही अपना ही चेक कर रहा है तो क्या वो खुद अपना गलतियों को ढूंढेगा? वो नहीं ढूंढेगा. तो जुडिशियरी सुप्रीमेसी हमारे देश में आ गई है इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. ऐसा भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं. तीसरा, लोग कहते हैं कि जजेस या जुडिशियरी जो है इट हैज बिकम अंकल जज सिंड्रोम. अब ये अंकल जज सिंड्रोम क्या है? इट इज ऑब्जर्व दैट विद इन द हाई कोर्ट मेनी ऑफ द जजेस एंड एडवोकेट्स हैव ब्लड रिलेशंस. और वो लोग अपने ही बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को है जो उनको ही जो है उनका नाम रिकमेंड करते हैं. इससे क्या होता है? भाईचारापना ये बढ़ रहा है. अपने ही लोगों को हम नाम रिकमेंड करें, इससे सबसे मेजर नुकसान ये हो रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है ये खराब हो जा रही है. इसमें भी जो है हम लोग का फैमिली वाला चीज आ रहा है. जैसे कांग्रेस को हमेशा बोला जाता है कि हेरिडिटरी वाला चीज लोग मोनोपोली करना चाहते हैं, यहां पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है. नेक्स्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो गई है. देयर आर मेनी करप्ट प्रैक्टिसेस एंड द पॉलिटिक्स दैट नॉर्मली हैपन विद इन द जुडिशियरी. तो ये उससे और बढ़ गई है. नेक्स्ट, किसका नाम रेफर करेगा, किसका नहीं रेफर करेगा, ये सारी चीजें क्लोज डोर मीटिंग में होती है. ट्रांसपेरेंसी का कोई सवाल ही नहीं है. एवरीथिंग इज हैपनिंग विदाउट अ फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम. अगेन, जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बिकम विशिएटेड. Next, administrative burden of appointing and transferring judges without a separate secretariat or intelligence gathering mechanism of the checking of the personal and professional backgrounds of the prospective appointee. ये भी मुश्किल है. मतलब जिसका भी वो लोग नाम रेकमेंड करके दे रहे हैं प्रेसिडेंट के पास, उनका बैकग्राउंड चेक करना कि किस तरीके का लोग वो हैं, किस तरीके के जजमेंट्स वो दिए हैं या किस तरीके की वकालत वो कर चुके हैं, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब के बारे में डिटेल में जानने का मौका ही नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये भी एक गलत चीज है. हमें पता होना चाहिए हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं एटलीस्ट. नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ मीडियोक्रेसी. ऑब्वियसली अगर हम अपने बच्चों को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बहुत सारे सेवरल टैलेंटेड जूनियर जजेस को हम ओवरलुक कर रहे हैं. सो टेक्निकली हम मीडियोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, अब सरकार जो है ये नाखुश है बड़ी, ये सोचकर कि हाँ चलो ठीक है बहुत सारे डिमेरिट्स हैं कोलेजियम सिस्टम के, लेकिन बावजूद इसके कोलेजियम सिस्टम तो चल रहा है, हम तो रोक नहीं पा रहे हैं उसको. सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपॉइंटमेंट के लिए आ नहीं पा रही है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया. इसके अंदर उन्होंने क्या बनाया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी. अब कहा जा रहा है कि ये कमेटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मिलकर जो है जजेस को अपॉइंट करेगी. मतलब एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशियरी मिलकर के अपॉइंटमेंट करेगी. सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट as it violates the independence of the judiciary and the principle of separation powers between the executive and the judiciary. इसी चीज को दोबारा से प्रमोट किया गया और जजमेंट बहुत ही नेगेटिव में आया. ठीक है, तो अभी बात यह है कि किस तरीके से हम जजेस की अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें.
किस तरीके से करें? सबसे पहला चीज, हमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द पब्लिक डोमेन की, किसको ले रहे हैं। दूसरी चीज, हमें एक डेटाबेस बनानी पड़ेगी, उस डेटाबेस में हमेशा अपडेशन भी होना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिसको बनाया जा सके। तीसरा, public inputs must be sought from the public with regard to the shortlisted candidates while providing immunity from law of contempt and defamation। हमें पता होना चाहिए कि किस आदमी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट्स हैं या किस आदमी के खिलाफ पब्लिक को क्या बोलना है, तो हम पब्लिक के सामने उनका नाम रख देंगे, हम पब्लिक से उनको ओपिनियन मांगेंगे, उनकी फीडबैक मांगेंगे अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जजेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ जज, द परफॉर्मेंस एंड सूटेबिलिटी मस्ट बी फॉर्मुलेटेड। हवाबाजी में बात नहीं हो, हमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया चाहिए, 1 2 3 4 करके, जिसके में हम पॉइंट्स मिला करके किसी एक इंसान को जज बनाने में मदद करें या उसका नाम रेकमेंड करें। भाईचारा वाला बात नहीं आएगा, इससे भाईचारा वाला बात जो है वो रुक जाएगा। लॉ कमीशन इन इंडिया इन 2008 एंड 9 रिपोर्ट, उन्होंने सजेस्ट किया है पार्लियामेंट को दैट पार्लियामेंट शुड पास अ लॉ रिसॉर्टिंग द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब लॉ कमीशन चाहता है दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एक तरफा एक से था वो वापस आ जाए, while ensuring that the executive played a role in making the judicial appointments. Next, Law Commission of India report in their 230th report, 230 नंबर के रिपोर्ट में उन्होंने recommend किया है, has recommended the judges with kith and kin are practicing in high court should not be appointed in the same high court. लॉ कमीशन ने ये कहा है इन इस 230th रिपोर्ट कि जजेस चाहे तो अपने ही लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं जजेस बनने के लिए, इसलिए अगर उनके कोई कित और किन, कोई रिलेशन में कोई रिश्तेदार, कोई ब्लड रिलेटिव अगर उसी हाईकोर्ट में काम कर रहा है जिस हाईकोर्ट में वो जज है, तो उस पर्टिकुलर जज को उस हाईकोर्ट से हटाकर दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना जरूरी है। इट विल हेल्प टू इरेडिकेट किसी भी तरीके का पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? जुडिशरी कैरीज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, इट इज अ यूनिक विंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। इसी के बारे में हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे। विद द अथॉरिटी टू रिव्यू द डिसीजंस बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक तरह से बता देते एग्जीक्यूटिव्स, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट्स, इट इज द रियल गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। सेम टू सेम चीज बोला जा रहा है। तो ये है एक्चुअली में आपका ये टॉपिक, जिसमें जो न्यूज है वो तो सिर्फ ये है कि कॉलेजियम के नामों को, रिकमेंडेशंस को माना नहीं जा रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उसकी आउटकम क्या हो सकती है, किस तरीके से हम लोग सफर कर रहे हैं। तो यहां पे ये